हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हमने डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की तैयारी को शुरू किया है, जिसमें हमारी डेली एक क्लास हिंदी साहित्य की आती है और एक हमारी किसकी आती है, हिंदी व्याकरण की आती है। व्याकरण में सिर्फ हम शब्दावली ही करेंगे, जिसकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। और हमारा हिंदी साहित्य में हमने आधुनिक काल से पढ़ना शुरू किया था, उसमें हमारा भारतेंदु युग और उसके पीवाईक्यू और द्विवेदी युग और उसके पीवाईक्यू हो चुके हैं। आज हम छायावाद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद छायावाद के पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे। ऐसे हम हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। हमारा अगर कुछ छूट जाता है तो पीवाईक्यू में कवर हो जाता है, इसलिए इन क्लासों से आप ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा करें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावाद और इसका समय है छायावाद का 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है। आधुनिक काल के कविता खंड की नई धारा के तृतीय उत्थान काल को छायावाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, तृतीय उत्थान काल है उसको छायावाद से के नाम से जाना जाता है। प्रथम जो उत्थान काल है उसको भारतेंदु युग कहते हैं, द्वितीय को द्विवेदी युग और तृतीय को छायावाद। छायावाद के नामकरण का श्रेय जो मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया था। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन थे वो? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश जोशी। आगे है, मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा 4 लेखों की लेखमाला प्रकाशित करवाई थी, जिसका शीर्षक था हिंदी में छायावाद। देखिए, अलग अलग शीर्षक से क्या है उन्होंने प्रकाशित करवाई थी। छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया था, किंतु कालांतर में यह नाम इस युग के लिए क्या है, रूढ़ हो गया, यानी इसको क्या है, छायावाद नाम दे दिया गया। नगेंद्र ने छायावाद का जो समय है 1918 से 38 ईस्वी माना है। 1918 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। किसका? झरना का। किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जहाँ से छायावाद का आरंभ माना जाता है। 1939 में प्रकाशित पंत की रचना युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ और छायावाद का अंत माना जाता है। किससे? युगवाणी से। किसकी रचना है? पंत की। और कब प्रकाशित हुई? 1939 में। वहाँ पर क्या होता है? प्रगतिवाद का आरंभ हो जाता है और छायावाद का अंत माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद के लिए स्वच्छंदतावाद काल का नाम का प्रयोग करते हुए इसकी जो अवधि है 1920 से 1938 ईस्वी मानी है। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो हमारे छायावाद है उसकी समय क्या माना है? 1920 से 1938 ईस्वी। हिंदी में छायावाद का समर्थक व आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को दिया जाता है। देखिए, छायावाद में जो समर्थक और आलोचक है किसको माना जाता है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को। आचार्य ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फेंटे समाटा से माना है। आचार्य, यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फेंटे समाटा से माना है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद, बिंबवाद, प्रतीकवाद, चित्र भाषा शैली, मधुचर्या आदि नामों से संबोधित किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या क्या? रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रतीकवाद, चित्त भाषा शैली और मधुचर्या। किसके नाम है ये? छायावाद के। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को मोती की सी तरलता कहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा? नगेंद्र ने। छायावाद कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। देखिए, छायावाद एक रचना है, किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। कई बार पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे। और छायावाद का पतन, ये भी क्या है? एक रचना है, किसकी? देवराज की। इन दोनों को याद रखेंगे। आगे है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला,
छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है? किसको? झरना को। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। किसको? पंत की जो रचना है पल्लव, क्या है ये? छायावाद का घोषणा पत्र है। और किसकी रचना है? पल्लव, पंत की रचना है। छायावाद का मैनिफेस्टो भी किसको कहा जाता है? पल्लव किसकी रचना है? पंत की रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण लाइन है ये। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी को क्या कहा जाता है? छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। आगे देखिए, प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, पंत को विष्णु और निराला को महेश। प्रसाद, पंत, निराला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे आप याद रखेंगे। प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महेश कहा जाता है। प्रसाद, पंत, निराला ये क्या है? छायावाद की वृहत्त्रयी में आते हैं। कौन? प्रसाद, पंत और निराला। और लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यानी तीनों वर्मा किस में आते हैं? लघुत्रयी में आते हैं। और कुछ विद्वान छायावाद की लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को क्या है? स्थान देते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी आप इनको याद रखेंगे। छायावाद की वृहत्त्रयी प्रसाद, पंत, निराला, और लघुत्रयी है महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे है हमारा, देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी, बनारस, वाराणसी। इनके जो काव्य गुरु हैं देवी प्रसाद शुक्ल हैं, और इनका जो नाम था वो कवि चक्रवर्ती था। आगे 9 वर्ष की आयु में ब्रजभाषा में कलाधर नाम से क्या है? सवैया रचा। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अति महत्वपूर्ण, कलाधर नाम से। किस नाम से? कलाधर नाम से। 9 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में एक सवैया रचा था और रसमय सिद्ध को दिखा था। देखिए रसमय सिद्ध कौन है? ये इनके जो प्रारंभिक शिक्षक हैं वो कौन है? रसमय सिद्ध हैं। और इनका जो वास्तविक नाम था मोहिनी लाल गुप्त था। किनका? रसमय सिद्ध का। कौन थे ये? जयशंकर प्रसाद के प्रारंभिक शिक्षक थे। पहली कविता इनकी सावक पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर क्या है नाम से प्रकाशित हुई थी। किसकी? हमारी जयशंकर प्रसाद की। आगे है पहली छायावादी कविता। देखिए प्रसाद की जो पहली छायावादी कविता है उसका नाम है प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात इनकी पहली कविता है छायावादी। और वैसे पहले पूछा जाएगा तो सावक पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से क्या है प्रकाशित हुई थी। कल्याणी परिणय नाटक 1912 में नागरी प्रचारणी पत्रिका में क्या है प्रकाशित हुआ था। कानन कुसुम इनका खड़ी बोली का पहला कविता संग्रह है। देखिए ये पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो कानन कुसुम है। ब्रज भाषा में रचित कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। ब्रज भाषा की जो प्रसाद जी की रचना है वो कहाँ पर है? चित्राधार में संकलित है। प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी, बाद में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया गया था। करुणालय अति महत्वपूर्ण, करुणालय जयशंकर प्रसाद का गीति नाट्य है जिसे हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है। झरना 1918, झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 प्रसाद की फुटकल रचनाओं का संग्रह है। झरना का द्वितीय संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ था। देखिए पहला 1918, दूसरा 1927 में प्रकाशित हुआ था। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ऐतुकांत रचनाएं हैं जिनका मार्ग श्रीधर पाठक दिखा चुके थे। प्रसाद की प्रथम विशिष्ट कृति आंसू 1925 ईस्वी। देखिए इनका समय जो मैंने लिख रखा है उनको याद रखना जरूरी है। जो अति महत्वपूर्ण थे मैंने उनका ही क्या है सन लिखा है, तो इनको तो आप याद रखेंगे ही। प्रसाद की जो प्रथम विशिष्ट कृति आंसू 1925 ईस्वी मानी जाती है। आंसू स्मृति काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार की क्या है प्रधानता है। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप लहर, लहर इनकी क्या है एक रचना है 1933 में प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या है दिखाई देता है क्या? गीत कला का उत्कृष्ट रूप कहाँ दिखाई देता है? लहर में। और जो कब प्रकाशित हुई? 1933 में। किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। अति महत्वपूर्ण, कौन सी है अंतिम रचना इनकी? प्रसाद की कामायनी है और प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। कामायनी को छायावाद का गौरव ग्रंथ, छायावाद का उपनिषद, कालजयी रचना कहा जाता है। आगे है कामायनी आधुनिक काल का तीसरा महाकाव्य है। तीसरा, पहला और दूसरा हम पढ़ चुके हैं। पहला प्रिय प्रवास था, दूसरा साकेत था।
और इसमें कामायनी में हमारे कितने 15 सर्ग हैं। कामायनी शैव दर्शन के क्या है प्रत्यभिज्ञा सिद्धांत पर आधारित है। कामायनी को नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। क्या कहा? कामायनी को नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी में देखिए पात्र दे रखे हैं और उनके प्रतीक, इनको करना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कामायनी का एक पात्र है मनु, वो किसका प्रतीक है? मन का, श्रद्धा, हृदय का, हीड़ा, बुद्धि का। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिनका नामकरण मनोभावों के आधारों पर किया गया है। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम आनंद है। पहला सर्ग क्या है कामायनी का? चिंता, अंतिम आनंद है। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र ने लोक भारती प्रयागराज से क्या है, ये से आएगा प्रयागराज के बाद, जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली को 7 खंडों में क्या है इसका संपादन किया था। किसने? सत्य प्रकाश मिश्र ने। कहाँ से? प्रयागराज से। और जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली कितने खंडों में? 7 खंडों में। और देखिए ओम प्रकाश सिंह द्वारा संपादित, ओम प्रकाश सिंह ने क्या है संपादित किया था? जयशंकर प्रसाद ग्रंथावली ही की थी, लेकिन इसके कितने खंड थे? 4 खंड थे। और प्रकाशन कहाँ से? दिल्ली से किया था। और इनकी जो प्रथम कहानी है किनकी? प्रसाद की, ग्राम है, अति महत्वपूर्ण है। प्रथम कहानी ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। इनकी अन्य कृतियां देख लेते हैं। देखिए चित्राधार, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, झरना 1918, लहर 1933, शोक उच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, आंसू 1925, कामायनी 1935। देखिए नीचे जो 4 रचनाएं दी गई हैं इनका सन आपको याद करना है क्योंकि इनको कई बार क्रम के अनुसार लगाना आता है। तो झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। इनकी अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी है। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में पढ़ते हैं। जन्म कब हुआ था? 21/2/1896 ईस्वी को। मृत्यु 15/10/1961 को हुई थी। जन्म स्थान है इनका कौन सा है? बंगाल के महिषादल में जन्म हुआ था। किनका? निराला जी का। छायावाद के महेश कहे जाते हैं। कौन? निराला जी। निराला के ऊपर विवेकानंद का दर्शन का क्या है विशेष प्रभाव देखा जाता है। 1916 ईस्वी में निराला ने जूही की कली रचना लिखी और निराला जी इसको अपनी प्रथम कविता मानते हैं। किसको? जूही की कली को। कब रचना की इसकी? 1916 ईस्वी में। जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। आगे चलकर 1921 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। क्या? ये देखिए प्रकाशित हुई है। इसके बाद निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ये जो हमारी जूही की कली कविता थी इसको कौन से छंद में रचा गया था? मुक्त छंद में। इनके विरोधियों ने मुक्त छंद को रबड़ छंद और केचुआ छंद कहकर इनका क्या है मजाक उड़ाया था निराला जी का। आगे देखिए निराला जी के जो उपनाम हैं उनको देख लेते हैं। आधुनिक काल का गोरखनाथ, आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत आधुनिक काल में किसको कहा? निराला जी को। अद्भुत जिजीविषा का कवि, शक्ति साध्य कवि, ओज एवं औदात्य का कवि किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। किसको कहा? निराला को। ओज एवं औदात्य का कवि कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे है अनंतम मानवीय करुणा का कवि, महाप्राण संगार का कवि, दारागंज का संत किसको कहा जाता है? निराला को। ये देखिए हमने पढ़ा था ऊपर आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत निराला है, लेकिन आपसे कठिन गद्य का प्रेत पूछा जाएगा तो अज्ञेय होंगे और कठिन पद्य का प्रेत पूछा जाएगा तो वो कौन है? केशवदास है। ठीक है। और आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत कौन है? निराला। इसको याद रखेंगे। आगे है प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ था। निराला का जीवन आदि से अंत तक यानी शुरू से अंत तक दुखपूर्ण एवं संघर्षमय रहा। उन्हें अपने जीवन काल में अनेक परिवार वालों की क्या है मृत्यु का दुख सहना पड़ा था। देखिए उस समय पे एक महामारी आई थी जिसके कारण इनके परिजनों का क्या है देहांत हो गया था, जिनमें उनकी पत्नी थी उसका नाम था मनोरमा, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो निराला जी ने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखा है। अपने व्यक्तित्व की अकड़ता और अंतर्विरोधों के कारण छायावादी कवियों में सर्वाधिक विवादित रहे। कौन? निराला जी। आगे है
आगे है, इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई थी और उसके 2 साल बाद ही क्या है 1935 में निराला ने सरोज स्मृति की रचना की। सरोज कौन थी? निराला जी की पुत्री थी। उनकी मृत्यु के मतलब 2 साल पश्चात उन्होंने क्या है 1935 में सरोज स्मृति की रचना की। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। अति महत्वपूर्ण है, सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। किसकी रचना है? निराला की रचना है। आगे है, निराला ने सुधा समन्वय मतवाला का संपादन किया। निराला पर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का क्या है प्रभाव रहा था। मतवाला के संपादक नियुक्त होने पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपना उपनाम मतवाला की तर्ज पर निराला रखा। किस पर? मतवाला की तर्ज पर निराला रखा। आगे है, निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का। 8 खंडों में निराला रचनावली है वो प्रकाशित हुई। कितने खंडों में? 8 खंडों में। निराला की जो सारी रचनाएं थी वो 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से क्या है प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति और तुलसीदास का मिला जुला रूप राम की शक्ति पूजा में देखा जा सकता है। आगे है, 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा को निराला की आत्मकथा पर रचना माना जाता है। इस पर बंगला भाषा की कृति वाष्ट रामायण का प्रभाव है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो राम की शक्ति पूजा रचना है निराला जी की, उस पर किसका प्रभाव है? तो बंगला भाषा की कृति वाष्ट रामायण का क्या है प्रभाव है। और राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। इसको याद रखेंगे। राम की शक्ति पूजा को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने गाथा काव्य कहा है। क्या कहा? गाथा काव्य। किसको? राम की शक्ति पूजा को। किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। तुलसीदास क्या है? ये एक रचना है निराला की, 1938 में क्या है प्रकाशित हुई थी। तुलसीदास के माध्यम से निराला ने भारतीय जीवन मूल्यों की क्या है स्थापना की है। वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन, कुकुर मुक्ता, गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग आदि क्या है निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। देखिए ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं कौन कौन सी, एक बार और देख लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन, कुकुर मुक्ता, गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, मास्को डायलॉग, ये क्या है प्रगतिवादी रचनाएं हैं। मैं शैली अपनाई का उद्घोष करने वाले प्रथम कवि निराला है। कौन सा? मैं शैली अपनाई का उद्घोष करने वाले प्रथम कवि कौन है? निराला। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अनामिका के अंतिम भाग में संकलित है। देखिए इनका एक काव्य संग्रह है, कौन सा? अनामिका। उसमें क्या है संकलित है? सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, और उसके भी अंतिम भाग में क्या है संकलित है। आगे है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, किसमें कहा गया है? ये राम की शक्ति पूजा की लाइन है, ये पूछी जाती है, इनको याद रखेंगे। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध राम की शक्ति पूजा से ली गई है। और किसकी रचना है राम की शक्ति पूजा? निराला की रचना है। आगे जो इनकी काव्य कृतियां हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता, सांध्य काकली और अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। देखिए जो सांध्य काकली है मृत्यु के उपरांत क्या है प्रकाशित हुई थी। अभी हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। अभी हमने पढ़ा था निराला के बारे में। और सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। रूपाब क्या है? इनकी पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया था। क्या? रूपाब। जन्म 1900, जन्म स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। ये पूछा जाता है इनका नाम तो याद रखेंगे। छायावाद का विष्णु कहा जाता है पंत को। और अभी मैंने बताया था महेश किसको कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? पंत। प्रकृति के चितेरे कवि भी कौन है? पंत। आगे
इनको आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। शब्द शिल्पी के नाम से विख्यात है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। किनको? पंत को। रामचंद्र शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? पंत को माना है। और शुक्ल जी ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किनको कहा? पंत जी को कहा। आगे है, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अध्ययन को बीच में ही छोड़ा। इनकी जो प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। अति महत्वपूर्ण, इनकी जो प्रथम कविता है गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई? 1916 में। प्रथम प्रौढ़ रचना है जो इनकी पल्लव है, 1928 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला, छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो कहा जाता है किसको? पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला और छायावाद का घोषणा पत्र। पल्लव की भूमिका में पंत ने खड़ी बोली का समर्थन किया। पल्लव की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? गुंजन। पंत की जो छायावादी अंतिम रचना है वो गुंजन है। और छायावाद से काव्य यात्रा आरंभ करने वाले पंत कालांतर से प्रगतिवाद तत्पश्चात अरविंद दर्शन के मानवतावाद की ओर क्या है? उन्मुख हुए। देखिए, पहले तो छायावाद से क्या है, उन्होंने काव्य यात्रा जो है आरंभ की। फिर उसके बाद क्या है? प्रगतिवाद। उसके बाद ये अरविंद दर्शन के मानवतावाद की ओर क्या है? उन्मुख हो गए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने युगांत की छायावाद के युगांत, ये क्या है? इनकी रचना है पंत की। युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा है। क्या कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने? युगांत को, किसकी रचना है? पंत की। युगांत जो रचना है इसको छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आगे है, पंत जी को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। युगवाणी 1939 से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। युगवाणी पर गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का प्रभाव पाया जाता है। युगवाणी को पंत जी ने गद्य गीत कहा। युगवाणी को पंत जी ने क्या कहा? गद्य गीत कहा। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य लोकायतन। और किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये एक प्रबंध काव्य है और इसके लिए पंत जी को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला है। किस पर? लोकायतन पर। आगे है, पंत की रचनाएं देख लेते हैं। ये मुक्तक काव्य हैं। किनके? पंत के। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, उत्तरा, रजत शिखर। देखिए, युगांत का समय 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। देखिए, मैंने जिनका सन लिख रखा है उनको आपको याद करना होगा, क्योंकि मैंने जो अति महत्वपूर्ण है उनके ही सन लिखे हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करना आपके लिए जरूरी है। पंत की जो छायावादी रचना है वो कौन कौन सी है? उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव। ये क्या है? इनकी छायावादी रचनाएं हैं पंत जी की। ग्रंथि क्या है? असफल प्रेम की कथा है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में क्या है? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। यानी इनको जो काव्य संग्रह है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, इनमें क्या है? प्रगतिवादी जो रचनाएं हैं वो ये है। आगे है, इनकी अन्य कृतियां हैं। देखिए, चिदम्बरा। ये देखिए, चिदम्बर नहीं है, यहाँ पर चिदम्बरा है। लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान न दें। ये क्या है? चिदम्बरा। चिदम्बरा है। वीणा और ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, उत्तरा, रजत शिखर, अंतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, उच्छ्वास। ये क्या है? इनकी प्रमुख कृतियां हैं। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए 1968 में क्या है? पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। और किस पर मिला? चिदम्बरा पर। कब? 1968 में। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी मिला। देखिए, इस पर साहित्य अकादमी मिला है। और ऊपर वाली पर चिदम्बरा पर कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खादी के फूल कृति के लेखक पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों ही हैं। पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन शीर्षक से प्रकाशित हुई। किससे?
60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? पंत की है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे जो हमारा छायावाद बचा है उसको अगली क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।